बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं समी। इससे पहले आप इस दास्तान की 9 इकसात सुन चुके हैं और अब किस नंबर 10 मुलाहिजा फरमाएं। वैसे उस वक्त तक आप एक और काम भी कर सकते हैं। वो क्या सर? शार्क ने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। खैर ठीक है, DIG ने कहा आप जाइए और शाम को ठीक 6 बजे यहाँ आ जाइएगा। यस सर। शार्क ने उठकर हाथ मिलाया और उसके दफ्तर से बाहर आ गया। DIG के दफ्तर से निकलकर शार्क सीधा सुहेल के रेस्टोरेंट पहुंचा और दिन का बाकी हिस्सा उसने रेस्टोरेंट के ऊपर वाले कमरे ही में गुजारा था। उसने सुहेल को भी नहीं बताया था कि कहाँ गया था और अब तक किस काम में मसरूफ रहा था। शाम को ठीक 6 बजे वो DIG के दफ्तर पहुंच गया। इस मरतबा DIG ने उसे फौरन बुला लिया। शार्क जब कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी आंखों में चमक उभर आई। DIG के कमरे में एक SP और 2 DSP मौजूद थे। वो लोग एक बार फिर उससे तरह तरह के सवालात करते रहे। तुम्हें कैसे पता चला कि वो बंगला मुंशियात फरोशी का अड्डा है? एक DSP ने पूछा। उसका ताल्लुक उसी इलाके से था जिस इलाके में वो बंगला वाक़ था। जिस तरह वो कारोबार हो रहा है उस हिसाब से तो सबको मालूम होना चाहिए कि वो बंगला मुंशियात का बड़ा अड्डा है। शार्क ने जवाब दिया। ऐसे गैर कानूनी काम उस इलाके की पुलिस के निगाहों से छुपे नहीं रह सकते और जब काम इतने बड़े पैमाने पर हो रहा हो तो उसके खुफिया रहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और क्या ये हैरत की बात नहीं कि उस इलाके के एक आम आदमी तो जानता हो कि उस जगह क्या हो रहा है, मगर पुलिस बेखबर हो। हकीकत यह है कि इतने बड़े पैमाने पर इस किस्म के गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती के बगैर हो ही नहीं सकते। तुम पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हो, DSP ने उसे घूरा। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये हकीकत है जनाब, शार्क ने ठोस लहजे में जवाब दिया। मगर काश आप लोग उसकी हकीकत को समझ सके। अगर ये गलत साबित हुआ तो इसका नतीजा जानते हो, DSP ने कहा। मैं नताई से बेनियाज होकर यहाँ आया हूँ सर, शार्क ने जवाब दिया। अगर मुझे कोई खौफ होता तो इस तरह यहाँ ना आता। ठीक है, देख लेंगे, DSP ने जवाब दिया। अगर शार्क अपनी शिकायत लेकर उस DSP के पास जाता तो शायद उसको पकड़कर बंद कर दिया जाता, मगर उस वक्त DIG के सामने वो बैठा था जो पूरे जिले के अमनो अमान, लोगों की जानो माल की हिफाजत और थानों की कारकर्दगी का जिम्मेदार था। वो तमाम पुलिस अफिसर कुछ देर तक सलाह व मशवरा करते रहे। फिर आधे घंटे के अंदर अंदर एक छापामार पुलिस पार्टी तरतीब दे दी गई। उस छापामार पार्टी में 30 पुलिस वाले शामिल थे और सब के सब दूसरे थानों से मंगवाए गए थे। वो सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर का ताल्लुक भी मुख्तलिफ इलाकों से था। इंस्पेक्टर को उस छापामार पार्टी का इंचार्ज बनाया गया था और उस DSP को कार्रवाई का निगरान। शार्क भी पुलिस पार्टी की रहनुमाई के लिए DSP की जीप में सवार था। ठीक 8 बजे 2 ट्रकों और एक जीप पर सवार पुलिस पार्टी ने शेर पहलवान की कोठी को घेरे में ले लिया। शेरा पहलवान का बिजनेस उस वक्त उरूज पर था। उस छापे के बारे में अगरचे मुकामी पुलिस स्टेशन को भी हवा नहीं लगने दी गई थी, लेकिन पुलिस जैसे ही उस इलाके में दाखिल हुई, शेर पहलवान को उसकी इतला मिल गई और पुलिस के घेरा डालते ही शेर पहलवान के आदमियों ने मुजाहमती कार्रवाई शुरू कर दी। शार्क उस कोठी से दूर DSP की जीप में बैठा रहा। तकरीबन 1 घंटे तक दोनों तरफ से जबरदस्त फायरिंग होती रही। एक कांस्टेबल जख्मी हो गया, उसके कंधे पर गोली लगी थी। बिलाकर पुलिस उस कोठी में दाखिल होने में कामयाब हो गई। शेर पहलवान और उसके 2 आदमी साथ वाली कोठी में कूद कर फरार हो गए थे, जबकि 5 आदमियों को हिरासत में ले लिया गया था। उनमें 2 शेर पहलवान के आदमी थे, जिनमें से एक जख्मी हुआ था। वो गाग थे और एक उस इलाके का सब इंस्पेक्टर जो सादा लिबास में था। अब तो मेरा ख्याल है आपको मेरी इस बात का यकीन आ ही गया होगा कि इस किस्म के गैर कानूनी काम पुलिस की सरपरस्ती के बगैर हो ही नहीं सकते। शार्क ने DSP की तरफ देखते हुए कहा। DSP जवाब देने की पोजीशन में नहीं था। बंगले की तलाशी के दौरान तकरीबन 2.5 मन हीरोइन और बड़ी मिकदार में असला बरामद हुआ था। फायरिंग की तरह पाकर मुकामी पुलिस की एक मोबाइल उस वक्त वहां पहुंची थी जब ये छापामार पार्टी वहां से रुखसत होने की तैयारी कर रही थी। मोबाइल में उस थाने का इंचार्ज इंस्पेक्टर भी मौजूद था। क्या हुआ सर, ये सब क्या? इंस्पेक्टर ने DSP को सल्यूट करते हुए कहा। कुछ नहीं, तुम जाओ आराम करो, DSP ने जवाब दिया। मुल्जिमान और जब्तशुदा असला और हीरोइन लेकर ये पुलिस पार्टी दोबारा DIG ऑफिस पहुंच गई। सादा लिबास सब इंस्पेक्टर को मुअत्तल करके गिरफ्तार कर लिया गया और थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर को भी फौरी तौर पर मुअत्तल करके लाइन हाजिर कर दिया गया। शार्क जब DIG ऑफिस से रुखसत हुआ तो रात के 11 बज रहे थे। वो सुहेल ही के पास आया था और फिर उस रात रेस्टोरेंट बंद करने के बाद सुहेल जब ऊपर वाले कमरे में आया तो शार्क ने बताया कि आज उसने क्या किया था। तुम अपना रास्ता दुश्वार से दुश्वार कर रहे हो, सुहेल ने कहा। क्या तुम समझते हो कि शेर पहलवान को यह पता नहीं चलेगा कि इस कार्रवाई में किसका हाथ था? यही DSP खुद उसे बताएगा कि इसके खिलाफ ये कार्रवाई किसके इशारे पर की गई थी।
हाँ मैं जानता हूँ मेरे दोस्त, शार्क ने कहा। अगर मैं ये शिकायत उस डीएसपी के पास ले जाता तो शायद वो शेरे पहलवान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की बजाय मुझे ही बंद कर देता। शेरे पहलवान जैसे लोग इतने बेबस नहीं होते जितना तुम समझते हो, सुहेल ने कहा। 2.5 मन हेरोइन और चंद राइफलों की जब्ती से उसकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये नुकसान तो वो एक दिन में पूरा कर लेगा। और ये बात भी नोट कर लो कि पुलिस उसके खिलाफ बार बार कार्रवाई नहीं करेगी। शेरे पहलवान जैसे लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं, उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक होती है। ये छोटा मोटा नुकसान उनके लिए कोई मायने नहीं रखता। उसके खिलाफ इस कार्रवाई के नतायज 1-2 दिन में तुम्हारे सामने आ जाएंगे। मैं जानता हूँ, शार्क ने कहा। नतायज हुआ कुछ भी निकले, मैंने शेरे पहलवान के खिलाफ महाज खोल दिया है। और मेरा ये महाज सिर्फ शेरे पहलवान के खिलाफ नहीं, हर उस शख्स के खिलाफ है जो इस गैर कानूनी कारोबार में मसरूफ है। दौलत के ये पुजारी हमारी नौजवान नस्ल को मफलूज कर रहे हैं, उनके खून में जहर घोल रहे हैं। अगर मैंने इस किस्म के किसी गिरोह में शामिल होने का फैसला किया है तो उसका मकसद दौलत कमाना नहीं, ऐसे लोगों का खात्मा करना है। अगर पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी तो मैं उनके खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखूंगा। तुम अकेले क्या कर लोगे यार, सुहेल ने कहा। कदम कदम पर ऐसे लोग मौजूद हैं जो मैं ऐसे लोगों को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। शार्क ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैं अकेला नहीं हूं, तुम मेरे साथ हो। तुम्हारी तरह और भी बहुत से लोग मेरा साथ देंगे। अगर तुम इस तरह समझते हो कि बुराई का खात्मा हो सकता है तो ठीक है, सुहेल ने गहरा सांस लिया। अगर हर शख्स यही सोचता रहे कि बुराई का खात्मा नहीं हो सकता तो बुराई का खात्मा वाकई नहीं हो सकेगा, शार्क ने कहा। बुराई का खात्मा सिर्फ सोचने से नहीं होगा, उसके लिए अमल की जरूरत है। आज मैंने अमली कदम उठाया, कल कोई और भी आगे आएगा। ये बदमाश, गुंडे, स्मगलर और डाकू हमसे ज्यादा ताकतवर नहीं है। हमने अपने दिलों और अपने ज़हनों पर इनका खौफ तारी कर रखा है। हमें अपने दिलो दिमाग से ये खौफ झटक देना होगा। हमें उन इंसान नुमा दरिंदों का मुकाबला करना होगा जो हमारी बोटियां नोच रहे हैं। तुम समझते हो कि लोग तुम्हारा साथ देंगे, सुहेल ने कहा। अगर कोई मेरा साथ नहीं भी देगा तो मैं अकेला ये जंग जारी रखूंगा, शार्क ने पुरअज़म लहजे में जवाब दिया। ठीक है, सुहेल ने कहा। तुम अपनी जगह ये जंग जारी रखना, लेकिन माँ जी और रजिया को इस जंग से दूर ही रखना। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी तुम्हारी इस जंग की लपेट में आ जाएं, और अगर उन्हें पता चल गया कि तुम क्या कर रहे हो तो शायद उन्हें पता नहीं चलेगा, शार्क ने उसकी बात काटते हुए कहा। मैंने उन्हें बता दिया है कि एक दोस्त की शराकत में कारोबार कर दिया है और मुझे अक्सर शहर से बाहर जाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूंगा कि उनके यहाँ कम से कम जाऊं ताकि मेरे जरिए कोई उन तक ना ही पहुंच पाए। ये तो तुमने अक्लमंदी का फैसला किया है, सुहेल ने कहा। वो मजीद कुछ देर तक बातें करते रहे, फिर सुहेल पर गुनूदगी तारी होने लगी। वो सोफे पर लेटते ही सो गया। शार्क भी कुर्सी से उठकर पलंग पर लेट गया। जब से शार्क यहाँ आने लगा था सुहेल ने उसके लिए अपना पलंग खाली कर दिया था। वो खुद कभी कालीन पर सो जाता और कभी सोफे पर। शार्क कुछ देर तक सूरत-ए-हाल के बारे में सोचता रहा। सुहेल का यह ख्याल बिल्कुल दुरुस्त था कि शेरे पहलवान को यह जानने में देर नहीं लगेगी कि इस कार्रवाई के पीछे हाथ किसका था। वो शार्क की तलाश में जमीन व आसमान एक कर देगा। मगर शार्क के दिल में अब कोई खौफ नहीं रहा था। छांगा उसके साथ था। छांगा उसके लिए एक आला पुलिस अफसर को अगवा कर सकता है तो वो शेरे पहलवान से टकराने से भी नहीं हिचकिचाएगा। और हकीकत भी ये थी कि शेरे पहलवान ही से टकराने के लिए छांगा ने उसे अपने साथ मिलाया था। वो उसका कारोबारी रकीब था और उसे कोई हिसाब किताब बराबर करना चाहता था। सुबह का अखबार दिलचस्प खबरों से भरा हुआ था। शेरे पहलवान के मुंशियात के अड्डे पर छापे की खबर 4 कालमी सुर्खी से छपी थी। अखबार ने उस खबर के हवाले से इदारिया भी लिखा था और उस छापे को लाहौर में किसी बड़ी मछली के खिलाफ पहली कार्रवाई करार दिया था, जबकि उससे पहले पुलिस की कार्रवाई हमेशा मुंशियात खुर्दा फरोशों तक ही महदूद रही थी। उसी अखबार में डीएसपी के बारे में भी खबर थी कि जिसे 2 दिन पहले असला के जोर पर अगवा किया गया था। अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला था। पुलिस के जराये के मुताबिक उस डीएसपी को भी किसी ऐसे ही गिरोह ने अगवा किया था। उसकी तलाश में पुलिस जगह जगह छापे मार रही थी। गुज़िश्ता रात जिन मुकामात पर छापे मारे गए थे उनमें मलंग में छांगे का अड्डा भी शामिल था, लेकिन पुलिस को वहां से कुछ नहीं मिला था और ना ही डीएसपी का सुराग मिला था। शार्क ने वो पूरा दिन भी होटल के कमरे में ही गुजारा। रात 10 बजे के करीब वो रेस्टोरेंट से निकला और रिक्शे पर बैठकर सीधा छांगा के अड्डे पर पहुंच गया। छांगा उस वक्त मौजूद था और उसका बिजनेस भी जारी था। आओ शार्क बाबू, कैसे हो? छांगा ने कहा। ठीक हूँ, तुम सुनाओ, तुम्हारा क्या हाल है? शार्क ने उसके करीब बैठते हुए कहा। सुनाना क्या है, कल यहाँ कुछ मेहमान आए थे।
मैं तुम्हारा मतलब समझ गया शार्क बाबू, छांगा ने कहा। ऐसे मेहमान तो आते ही रहते हैं और हमें उनके आने की खबर पहले से ही हो जाती है, इसलिए हम उनके इस्तकबाल के लिए भी तैयार ही रहते हैं। शार्क कुछ कहना चाहता था मगर वहां बैठे हुए आदमी की तरफ देखकर खामोश हो गया। वो छांगा का गाहक था। छांगा ने उसे जल्दी चलता कर दिया। तुम कुछ कहना चाहते थे शार्क बाबू? उसने सवालिया निगाहों से शार्क की तरफ देखा। कल रात शेरे पहलवान के साथ कैसी रही? शार्क बोला। मजा ही आ गया भाई, शांगा ने कहा, लेकिन हैरत है कि पुलिस ने उसके अड्डे पर छापा कैसे मार दिया। वो तो डीएसपी को 5 लाख रुपए महीना देता है। वो छापा उस इलाके की पुलिस ने नहीं मारा था। उस कार्रवाई के लिए एक मखसूस छापा मार टीम तश्कील दी गई थी और उस टीम में उस इलाके का एक पुलिस वाला भी शामिल नहीं था। और हकीकत ये है कि उस इलाके की पुलिस को तो पता ही उस वक्त चला था जब छापामार टीम वापस जा रही थी। शार्क ने कहा। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता चला शार्क बाबू? छांगा ने उसे घूरा। इस तरह के मैं उस छापामार टीम के साथ था, शार्क ने बताया। क्या? छांगा हैरत से उछल पड़ा। तुम यानी तुम? हाँ छांगे, शार्क ने कहा और चंद लम्हों की खामोशी के बाद उसे तफसील से उस कार्रवाई के बारे में बताने लगा। खुश किताई शार्क बाबू, खुश किताई। छांगा ने उसके कंधे पर हाथ मारा और फिर क्या कर लगाते हुए बोला। बड़ा काम कर दिखाया शार्क बाबू। वो साला अब कहीं कोने में छुपा बैठा अपने जख्म चाट रहा होगा और उसे पता भी नहीं चला होगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। उस थाने की पुलिस तो उस पर हाथ नहीं डाल सकती। मेरा ख्याल है तुम शेरे पहलवान को मुझसे ज्यादा जानते हो, शार्क ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसे ये जानने में देर नहीं लगेगी कि उसके खिलाफ इस सारी कार्रवाई में किसका हाथ था, क्योंकि जिस डीएसपी की निगरानी में छापा मारा गया था उसका ताल्लुक उसी इलाके से था। और तुम्हारे कहने के मुताबिक शेरा पहलवान हर महीने उस डीएसपी को लाखों रुपए महीना भत्ता देता रहता था। ठीक कहते हो यार, छांगा ने कहा, और हो सकता है उसे पता चल भी गया हो। क्या शेरे पहलवान को ये मालूम है कि मैं तुम्हारे पास हूँ? शार्क ने पूछा। हाँ शार्क बाबू, छांगा ने कहा, उसे ये भी मालूम है कि तुम्हारी रिहाई से पहले मैंने जेल में तुमसे मुलाकात की थी, तो ऐसी सूरत में तुम्हें उससे होशियार रहने की जरूरत होगी। अरे वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, छांगा ने कहा। मैं तो चाहता हूँ कि वो मेरी तरफ आए। अब तुम्हारे होते हुए उसके साथ दो हाथ करने में तो और भी मजा आएगा। हाँ मजा तो आएगा, शार्क ने कहा। शार्क उस रात वहीं रह गया। वही एक कमरा उसके लिए मखसूस हो गया था जहां वो पहली बार सोया था। रात 12 बजे जब छांगा ने अपना कारोबार बंद किया तो वो दोनों मिजार वाले तय खाने में चले गए थे जहां वो डीएसपी बंधा हुआ था। उसे 3 दिन से खाने पीने को कुछ नहीं दिया गया था। वो बहुत ही उबतर हालत में था। उस पर नीम बेहोशी की सी कैफियत तारी थी। पानी, खुदा के लिए मुझे एक घूंट पानी दे दो, वो शार्क और छांगा की तरफ देखते हुए बोला। क्यों नहीं, शार्क बोला, तुम्हें पानी जरूर दिया जाएगा, मगर अभी नहीं, कल सुबह तुम्हें पानी भी दिया जाएगा और खाना भी। मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, डीएसपी गिड़गिड़ाया। हाँ तुम्हें छोड़ भी दिया जाएगा, लेकिन क्या तुम बता सकते हो कि तुमने कितने बेगुनाहों को पकड़कर किसी जुर्म के बगैर उन्हें सलाखों के पीछे बंद किया था? कितने घर उजाड़े हैं अब तक तुमने तो कई बेगुनाहों को लंबे लंबे अरसों के लिए जेलों में भिजवाया था। तुम्हें तो अभी सिर्फ 3रा ही दिन है, अभी से घबरा गए, शार्क ने कहा। अगर तुम मुझे छोड़ दो तो मैं वादा करता हूँ कि तुम लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करूंगा। बहुत खूब, शार्क ने हल्का सा क्या लगाया। इस वक्त तो तुम कोई भी वादा कर सकते हो, लेकिन तुम क्या समझते हो कि हम तुम्हारी बात पर यकीन कर लेंगे? अब यहाँ से तुम्हारी लाश ही बाहर जाएगी। डीएसपी चीखता चिल्लाता रहा, मगर शार्क या छांगा पर उसके चीखने चिल्लाने का कोई असर नहीं हुआ था। वो उसे तय खाने में ही छोड़कर बाहर आ गए। उस रात शार्क अपने कमरे में गहरी नींद सो रहा था कि किसी ने उसे झिंझोड़ कर जगा दिया। शार्क गड़बड़ा कर उठ गया। उसने अपने ऊपर झुके हुए आदमी की तरफ देखा। वो जी रहा था। क्या बात है, क्या हुआ? शार्क ने बदहवास निगाहों से उसकी तरफ देखा। शेरे पहलवान और उसके आदमी हमारे अड्डे को घेरे में ले रहे हैं, जीरे ने कहा। जल्दी से उठकर बाहर आ जाओ, ये संभालो। उसने एक कलाशनिकोव राइफल उसके हाथों में थमा दी। मैगजीन भरा हुआ था और राइफल ऑटोमेटिक थी। अब तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। जीरा बड़ी तेजी से कमरे से निकल गया। शार्क ने भी कमरे से बाहर आने में ज्यादा देर नहीं लगाई। उसने जैसे ही कमरे से बाहर कदम रखा, तवीले के पिछली तरफ एक मकान की छत से पहली गोली चलाई गई। शार्क उस वक्त कमरे के खुले हुए दरवाजे से आने वाली रोशनी में था और गोली उसी पर चलाई गई थी, लेकिन वो बाल बाल बच गया था। गोली उसके सर से चंद इंच के फासले से गुजर गई थी। शार्क ने तारीकी में एक तरफ छलांग लगा दी। उस पहले फायर के साथ ही चारों तरफ से फायरिंग शुरू हो गई थी। छांगा के आदमी ने भी जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। शार्क बाबू इधर आ जाओ, यह आवाज छांगा की थी जो दाईं तरफ से आई थी। शार्क एक लम्हे को अपनी जगह पर बेसु हरकत रहा, फिर उसने आवाज की सिमत छलांग लगा दी। छांगा एक तांगे के पीछे खड़ा था। फायरिंग की आवाजों से तांगे के रीब बंधे हुए घोड़े बदक कर हिनहनाते हुए उछल कूद कर रहे थे। एक घोड़े ने अपनी रस्सी तुड़वा ली थी और इधर उधर भाग रहा था। दफतन एक इंसानी चीख सुनाई दी। वो छांगा का आदमी था जो एक तरफ दौड़ते हुए गोली का निशाना बन गया था।
दूसरी गोली उस घोड़े को लगी जो इन्हें हुआ इधर उधर भाग रहा था। छांगे! अचानक फिजा में शेरे पहलवान की आवाज सुनाई दी। तुम चारों तरफ से हमारे घेरे में हो। हम इस पोजीशन में है कि तुम लोगों को भून कर रख दें, लेकिन अगर तुम शार्क बाऊ को हमारे हवाले कर दो तो हम वापस चले जाएंगे। मेरा और तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, मैं सिर्फ शार्क को अपने कब्जे में लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हारी तरह यार मार नहीं हूँ शेरे पहलवान, छांगा ने चीख कर जवाब दिया। शार्क बाऊ मेरा दोस्त है और तुम जानते हो कि मैं दोस्तों के लिए जान तो दे सकता हूँ, लेकिन उनसे गद्दारी नहीं कर सकता। तो फिर तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम लोग मेरे घेरे से बचकर नहीं निकल सकोगे, शेरे पहलवान ने चीख कर कहा और उसके साथ ही फायरिंग में तेजी आ गई। शार्क बाऊ, छांगा ने सरगोशी की, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, हमारे पास सिलसिले की भी कमी नहीं है, लेकिन हम इस वक्त चारों तरफ से घिरे हुए हैं। मैं अपने आदमी को मरवाना नहीं चाहता। बेहतर यही है कि हम यहाँ से निकल चलें। लेकिन वो तो चारों तरफ से फायरिंग कर रहे हैं, इस तवेली से निकलने का कोई रास्ता नहीं है, शार्क ने कहा। जो शख्स इस किस्म के काम करता है वो अपने बचाव के भी रास्ते रखता है, छांगा ने कहा और उसका बाजू पकड़कर टांगों की आड़ लेता एक तरफ बढ़ गया। जीरे! उसने एक तांगे के पीछे खड़े हुए जीरे की तरफ देखते हुए सरगोशी की। हम यहाँ इन लोगों को रोके हुए हैं, तुम शाकर और फरदंद को साथ लेकर वो रास्ता खोलो, जल्दी करो। जीरा फायरिंग करता हुआ एक तरफ दौड़ने लगा। शार्क और छांगा बदसूर खड़े फायरिंग कर रहे थे। तकरीबन 5 मिनट बाद फिजा में सीटी की सी आवाज सुनाई दी। शार्क बाऊ, तुम बिदारे की पिछली तरफ नलके के साथ वाली दीवार के करीब चले जाओ, जीरा वहां तुम्हारा मुंतजिर होगा, छांगा ने सरगोशी की। शार्क फायरिंग करता हुआ आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगा। एक गोली उससे सिर्फ 2 फुट आगे जमीन पर लगी थी। धूल और लीद उड़कर शार्क के मुंह पर पड़ी। शार्क ने तवीले की पिछली तरफ उस मकान की छत की तरफ देखा जहां से गोली चलाई गई थी। उसने मकान की छत की तरफ एक ब्रेस्ट मार दिया और बड़ी तेजी से रेंगता हुआ सामने पड़े हुए मुर्दा घोड़े की आड़ में पहुंच गया और एक लम्हा वहां रुका, फिर उठकर तेजी से मजार की तरफ दौड़ने लगा। छत से चलाई जाने वाली गोलियां उसका ताकुब करती रहीं, लेकिन वो उन गोलियों से महफूज ही रहा। मजार के पीछे की तरफ पंप के करीब रुककर वो मुतजस्सिस निगाहों से इधर उधर देखने लगा, लेकिन उस तरफ गहरी तारीकी थी और उसे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। शार्क बाऊ, उस तरफ! जीरे की सरगोशी सुनकर वो उस तरफ मुड़ गया। पिछली तरफ तकरीबन 10 फुट के फासले पर बाउंड्री वाल थी। पुराने जमाने की बनी हुई छोटी ईंटों की यह दीवार तकरीबन 4 फुट मोटी थी। जीरा जिस जगह दीवार के करीब खड़ा था वहां दीवार में तकरीबन 2 फुट चौड़ा खला नजर आ रहा था। शार्क दौड़ता हुआ उस दीवार के करीब पहुंच गया। अंदर चलो शार्क बाऊ, जल्दी करो, जीरे ने सरगोशी में कहा। शार्क उस खला में दाखिल हो गया। जीरा वहीं खड़ा रहा। तकरीबन 2 मिनट बाद छांगा भी उस खला में पहुंच गया। अंदर दाखिल होते ही जीरा और उसके साथ 2 आदमी अंदर की तरफ दीवार के एक हिस्से को धकेलने लगे। दीवार का वो हिस्सा स्लाइडिंग डोर की तरह उस खला में फिट हो गया था। बाहर से वो दीवार उसी तरह थी, छोटी ईंटों की, और कई ईंटें जगह जगह से बुरी बुरी होकर टूट गई थी। बाहर से यह अंदाजा लगाना मुमकिन नहीं था कि इस जगह दीवार का कोई हिस्सा अलग भी है, लेकिन अंदर से 4 फुट मोटी ये दीवार खोखली थी और दीवार के अंदर की तरफ नीचे से तकरीबन 1 इंच मोटी आनी चादर लगी हुई थी। खला बंद होते ही जीरे ने टार्च रोशन कर ली और दूसरों को रास्ता दिखाता वो तेजी से आगे बढ़ने लगा। शार्क ये सब कुछ देखकर हैरान हो रहा था। ये सब कुछ मैंने बड़ी मेहनत से बनवाया है शार्क बाऊ, छांगा ने कहा। वो तय खाना तो किसी की नजरों में नहीं आ जाएगा, शार्क ने पूछा। सवाल ही पैदा नहीं होता, छांगा ने जवाब दिया। वो कब्र है और कोई कब्र पर किसी किस्म का शक नहीं कर सकता। तकरीबन 12 फुट आगे रास्ता बंद हो गया। उसी जगह मुखालिफ सिमत में दीवार पर बहुत बड़ा आहिनी साथ दरवाजा लगा हुआ था। जीरा और उसका एक साथी हैंडल को पूरी कुव्वत से नीचे की तरफ धकेलने लगे। कुछ ही देर बाद यहाँ भी दीवार में खलासा पैदा हो गया। ये उस मजार के अकबी सिमत की गली थी जो उस वक्त तारीक और सुनसान पड़ी हुई थी। वो लोग बारी बारी उस खला से बाहर आ गए। बाहर से दीवार को धकेल कर खला को बराबर कर दिया गया और वो लोग वहां से चलते हुए सामने वाली गली में दाखिल हो गए। तवीले की तरफ से अब भी फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। वो तादाद में 5 थे जो तंग और सुनसान गलियों में घूमते हुए एक मकान के सामने रुक गए। जीरे ने आगे बढ़कर दरवाजे की घंटी बजा दी। दूसरी मर्तबा घंटी बजाने के कुछ ही देर बाद दरवाजा खुल गया और वो सब लोग अंदर दाखिल हो गए। दरवाजा खोलने वाला एक बूढ़ा आदमी था। उनके अंदर दाखिल होते ही उसने दरवाजा बंद कर दिया। वो लोग एक कमरे में आ गए। छांगा के तवीले की तरफ से अभी तक फायरिंग की आवाजें सुनाई दे रही थी। 3 महीनों में शार्क ने छांगा से बहुत कुछ सीख लिया था। इसी दौरान उसने शेरे पहलवान के गिरोह का मुकम्मल तौर पर खात्मा कर दिया था। कभी वो खुद उसके अड्डे पर हमला कर देता और कभी पुलिस से करवाता। उस सूरत हाल से तंग आकर शेरे पहलवान के आदमी आहिस्ता आहिस्ता
उसका साथ छोड़ते चले गए और मिलाकर शेरे पहलवान का गिरोह इस तरह बिखर गया जैसे कभी उसका वजूद ही न रहा हो। शेरा पहलवान भी सरहद पार करके हिंदुस्तान फरार हो गया था, जहां उसने एक सिख स्मगलर के पास पनाह ले ली थी। लेकिन एक गिरोह के खत्म हो जाने से शार का काम खत्म नहीं हो गया था। अभी तो उसने शुरुआत की थी और बहुत से गिरोह थे जो मासूम और बेगुनाह लोगों में मौत बांट रहे थे। सबसे बढ़कर तो छांगा का गिरोह था, जिसमें वो खुद भी शामिल था। उस गिरोह में रहते हुए वो दूसरों के राज जान रहा था और उस काले धंधे की ऊंच नीच से वाकफियत हासिल कर रहा था। ये मालूमात ही उसके लिए मुफीद साबित हो रही थी। डीएसपी अभी तक शार के कब्जे में था। शार ने सिर्फ पहले दिन उस पर हाथ उठाया था, उसके बाद उसने कभी उसे छुआ तक नहीं था। वो सूख कर हड्डियों का ढांचा बन चुका था। इस हालत में अगर उसके बीवी बच्चे भी उसे देख लेते तो पहचान ना पाते। शार्क सिर्फ उसी की वजह से जेल में तड़पा था और अब वो उसे सिसका कर मारना चाहता था। छांगा अब शार्क पर पूरी तरह एतमाद करने लगा था। वो कारोबारी हलकों में जहां भी जाता शार्क को साथ ही ले जाता। शार्क अब उसके नायब की हैसियत से मशहूर हो गया था। शार्क के गिरोह के कुछ साथी भी उसे पसंद करने लगे थे और कुछ उससे जलने भी लगे थे। जो लोग शार्क से खार खाने लगे थे उनमें जीरा भी शामिल था। जीरा उस मामले में एक लिहाज से हक बजानिब था कि शार्क के आने से पहले वो छांगा का खास समझा जाता था। लेकिन जैसे जैसे शार्क के कदम जमते रहे वैसे वैसे ही जीरा की अहमियत कम होती जा रही थी। शार्क की सूरत-ए-हाल से पूरी तरह वाकिफ था, लेकिन वो बड़ी हिकमत अमली से काम ले रहा था। वो जीरे को उस गिरोह से अलग करना चाह रहा था, लेकिन इस तरह के वो छांगा से अलग होकर उसके मुकाबले पर आ जाए और वो दोनों आपस में भिड़ जाएं। उसके लिए शार्क ने एक मंसूबा बना रखा था और उस पर अमल करने के लिए मौके की ताक में था। उसके साथ ही शार्क ने अपने बचाव का भी बंदोबस्त कर रखा था। उसने सोहेल, मरियम और रदिया से अपना ताल्लुक छांगा और उसके आदमियों से खुफिया ही रखा था। वो सोहेल के रेस्टोरेंट जाता और घर जाता तो इस बात का बहुत ख्याल रखता था कि उसका ताकुब न किया जा रहा हो। वो नहीं चाहता था कि उसकी वजह से सोहेल या मरियम वगैरह को किसी परेशानी का सामना करना पड़े। और यही सब कुछ सोचते उसने चुबुर्जी के करीब एक मकान किराए पर ले रखा था, जहाँ जरूरत की हर चीज मौजूद थी। यहाँ आमतौर पर वो शाम का अंधेरा फैलने के बाद ही आता और मकान से निकलता भी शाम के अंधेरे ही में था। पड़ोसियों की उससे कभी मुलाकात नहीं हुई थी। उसके मकान के बारे में किसी को भी इल्म नहीं था। उसने बड़ी राजदारी से मकान के अंदर कुछ तब्दीलियां भी करवा ली थी। जीरे के सिलसिले में शार्क जिस मौके की तलाश में था, मिलाकर वो मौका उसे मिल ही गया। जीरा उस रात बागबानपुरा के निक्के पहलवान के लिए माल लेकर गया था। छांगा के कुछ गाहक ऐसे भी थे जिन्हें छांगा के आदमी खुद माल पहुंचाते थे। निक्का पहलवान भी उनमें से एक था। निक्के पहलवान का अड्डा भी बागबानपुरा ही में तांगों का एक तबीला था। सिंहपुरा से बागबानपुरा की तरफ जाने वाली सड़क खाका नवाज रोड पर एक तरफ छोटा सा कब्रिस्तान था और उसके सामने दुकानें थी। तांगों का वो तबीला भी उन्हीं दुकानों के बीच में था। उसका दाखिली दरवाजा हवेली नुमा गेट की तरह था। लकड़ी का एक बारी फाटक भी था, लेकिन वो फाटक हमेशा खुला रहता था। उसकी चूल्हों में और उसके सामने इतनी मट्टी जम चुकी थी कि फाटक के बारी दरवाजों को उनकी जगह से हिलाना मुमकिन नहीं रहा था। फाटक के अंदर बहुत वसी और अरीज अहाता था, जिसके आखिर में 3-4 रिहायशी कमरे थे। किसी जमाने में उस अहाते में पहलवानी अखाड़ा हुआ करता था, लेकिन जैसे जैसे कश्ती में लोगों की दिलचस्पी कम होती चली गई, ये अखाड़ा भी वीरान होता चला गया था। पहलवानों ने भी कुश्ती छोड़कर 2-3 तांगे बनवा लिए, जिन्हें वो किराए पर दिया करता था। अब उसके पास 15-16 तांगे थे। ये तांगे भी छांगे की तरह उसके असल कारोबार की आड़ थे। उसका असल काम तो मुंशियात फरोशी था। पहले वो कुश्ती सिखाकर नौजवानों की जान बनाया करता था और अब वो उनके खून में हीरोइन का जहर घोलकर उनकी जान जला रहा था। निक्का पहलवान हफ्ता 10 दिन में सिर्फ एक मरतबा छांगे ही से माल लेता था और ये माल उसे खुद ही छांगा का कोई आदमी पहुंचाया करता था। एक मरतबा शार्क भी ये खिदमत अंजाम दे चुका था। वैसे आमतौर पर ऐसे गाहकों को माल पहुंचाने और रकम वसूल करने की जिम्मेदारी जीरा के ही सुपुर्द थी। उस रात भी जीरा निक्के पहलवान के लिए माल लेकर जाने वाला था। माल देकर उसे तकरीबन 2 लाख की रकम भी वसूल करनी थी। शार्क को प्रोग्राम का इल्म हो गया था, इसलिए वो जीरा से तकरीबन आधा घंटा पहले वहां से निकल गया था। उसे जिस मौके की तलाश थी वो उसे मिल ही गया था। जिस वक्त शार्क सिंहपुरा की सड़क पर घाटी के करीब रिक्शा से उतरा, उस वक्त रात के 12 बज रहे थे। मोड़ पर चाय का छोटा सा रेस्टोरेंट खुला हुआ था। ये रेस्टोरेंट एक दुकान पर मुश्तमिल था। 2-3 लकड़ी के बेंच अंदर बिछे हुए थे और 2-3 बेंच नुमा मेजें और चंद कुर्सियां दुकान के सामने बिछी हुई थी। उन कुर्सियों पर 2-3 गाहक बैठे हुए थे। टेप रिकॉर्डर पर ऊंची आवाज में लता का गाना चल रहा था। शार्क रिक्शे से उतरकर सीधा आगे सिंहपुरा की तरफ चला गया और तकरीबन 100 गज आगे जाकर दाईं तरफ की गली में मुड़ गया। उस गली में दाईं तरफ चंद मकानों के बाद कब्रिस्तान शुरू हो जाता था। उसी कब्रिस्तान की दूसरी दीवार हक नवाज रोड की तरफ थी। शार्क कब्रिस्तान में दाखिल हो गया
कब्रिस्तान में तारीकी और सन्नाटा था। इक्का दुक्का दरख्त भी थे जिनसे माहौल कुछ और वहशतनाक हो गया था। दिन के वक्त उस कब्रिस्तान में लोगों की आमदोरफ्त रहती थी, लेकिन रात को कोई भी यहाँ आने की जुर्रत नहीं करता था। शार्क दरख्तों और कब्रों की आड़ लेता हुआ बाजार की सिमत वाली दीवार के करीब पहुंच गया। दीवार के साथ ही बाहर की तरफ तकरीबन 3 फुट चौड़ा गंदा नाला था। कब्रिस्तान वाली साइड पर कोई दुकान वगैरह नहीं थी, अलबत्ता सड़क की दूसरी तरफ 2 दुकानें थी जो इस वक्त बंद पड़ी थी। उस सड़क पर स्ट्रीट लाइट्स तो मौजूद थी, लेकिन किसी खंबे पर कोई बल्ब नहीं जल रहा था, जिसकी वजह से सड़क का वो हिस्सा तारीकी में डूबा हुआ था। दाईं तरफ तकरीबन 100 गज के फासले पर मोड़ पर वाक़े चाय की दुकान थी, जिसके करीब शार्क रिक्शे से उतरा था। बाईं तरफ जरा आगे बाकायदा बाजार शुरू हो जाता था, मगर उस वक्त उस तरफ भी सन्नाटा था। कब्रिस्तान आबादी के बीच में था। उसके सामने वाले रुख पे ये वीरान सड़क थी और 3 अतराफ में मकान और गलियां। शार्क कब्रिस्तान की टूटी हुई दीवार के करीब उस जगह पर आकर रुक गया जहां सामने उस हाथे का फाटक था, जिसके अंदर मुतअद्दिद टांगे खड़े हुए थे और हाथे के आखिर में किसी कमरे की खिड़की से मदम सी रोशनी झलक रही थी। जिस जगह शार्क दीवार की आड़ में खड़ा था वहां बेरी का एक ऊंचा दरख्त भी था। उस दरख्त की वजह से उस जगह तारीकी कुछ और गहरी हो गई थी। शार्क दरख्त के नीचे दीवार की आड़ में खड़ा सड़क की तरफ देखता रहा। तकरीबन 5 मिनट बाद एक खाली तांगा अहाते के फाटक में दाखिल हुआ। शार्क ने एक और आदमी को भी फाटक के अंदर की तरफ कहीं से निकलते देखा। तांगा जरा आगे जाकर रुक गया और कोचवान नीचे उतरकर घोड़ी को खोलने लगा। शार्क को समझने में देर न लगी कि तांगा किराए पर लिया गया था और कोचवान अपनी दिहाड़ी पूरी करने के बाद तांगा वापस छोड़ने आया था और वो दूसरा आदमी जो अहाते में किसी तरफ से बरामद हुआ था गालबन उस अहाते का मुहाफिज था और उसके पास किसी किस्म का असला भी मौजूद होगा। वो दोनों बातें करते रहे। उन दोनों की आवाजें यहाँ तक पहुंच रही थी, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। 4 मिनट बाद कोचवान आते से एक तरफ चला गया। 12:30 बजे के लगभग एक रिक्शे की आवाज सुनकर शार्क ने चाय की दुकान वाले बोर्ड की तरफ देखा। रिक्शा उसी तरफ से आ रहा था। शार्क की नजरें रिक्शे पर मरकूज थी, जो बिलाखिर आते के फाटक के सामने आकर रुक गया। 2 आदमी नीचे उतरे और रिक्शा आगे चला गया। तारीकी होने के बावजूद शार्क ने कदो कामत और चाल से उन दोनों आदमियों को पहचान लिया। उनमें एक जीरा था और दूसरा शाकर। वो दोनों अहाते में दाखिल हो गए। अहाते के अंदर वो पुरिसरार मुहाफिज एक बार फिर सामने आ गया। जीरा और शाकर कुछ देर उस पुरिसरार मुहाफिज के पास रुके रहे और फिर आगे बढ़ गए। शार्क गहरी नजरों से अहाते की तरफ देख रहा था। उसने जेब से रुमाल निकालकर चेहरे पर बांध लिया और पिस्तौल भी उसके हाथ में आ गया। उसने जो मंसूबा बनाया था वो बेहद खतरनाक था। उसमें उसकी जान भी जा सकती थी और अगर जान बच भी जाए तो नाकामी की सूरत में उसका राज फाश हो सकता था। लेकिन उसने बहरहाल ये खतरा मोल लेने का फैसला कर ही लिया था, क्योंकि वो जो कुछ करना चाहता था उसके लिए इस किस्म का खतरा मोल लिए बगैर कोई चारा नहीं था।